टॉपिक हमारे पास है वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था 1924 में दैट पार्टिकल्स पोजेसिस वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं कि फोटॉन्स के पास पार्टिकल नेचर होती है, फोटॉन्स के पास पार्टिकल नेचर से रिलेटेड हम फिनोमिना डिस्कस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं, कॉम्पटन्स इफेक्ट एंड देन डिस्कस करते हैं पेयर प्रोडक्शन। डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था कि हमारे पास जस्ट लाइक फोटॉन्स या वेव्स जो हैं वो बिहेव करती हैं लाइक पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स भी फिर बिहेव करते हैं लाइक वेव्स। अब डी ब्रॉगली ने जो वेवलेंथ दी थी पार्टिकल्स के साथ जो एसोसिएटेड थी, उसका फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। पी यहाँ पे क्या था? मोमेंटम था मूविंग पार्टिकल्स का, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एच ओवर एम वी। अब इस वाले जो हमारे पास फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हम टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है वैल्यू ऑफ लैम्डा, जबकि हमें मास ऑफ द पार्टिकल प्रोवाइड कर दिया जाए और साथ में उसकी स्पीड प्रोवाइड कर दी जाए। तो स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है और हमारे पास यहाँ पे v जो है दैट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वो भी गिवन है। और सेकेंडली अगर बात की जाए m की, तो m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे ये बेसिकली बुक वाली एग्जांपल ही है जिसमें उसने 20 ग्राम की बुलेट जो है उसको इतनी स्पीड से ट्रैवल करवा के उसका लैम्डा एसोसिएटेड जो है वो कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हम जो है वो मास की वैल्यू पुट करेंगे किलोग्राम के अंदर, चूँकि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करनी है तो इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे क्विकली। तो ये हमारे पास बनेगा 20 × 10⁻³ किलोग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट्स -3 आएगा इंस्टेड ऑफ +3, ये -3 है। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻34। अब ये वाली वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है ये एक बुलेट के लिए है जिसका मास जो है वो 20 ग्राम है। तो स्टूडेंट्स वी कैन एनालाइज कि ये वैल्यू जो है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, -34 वाले 10 की पावर में मौजूद है। इतनी वैल्यूज की वेवलेंथ जो है वो मेजर करना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि फिर हम कहते हैं कि जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेव नेचर होती है वो डोमिनेट नहीं करती और ना ही वो हमें रियल लाइफ में नज़र आती है। लेकिन अगर यही लैम्डा हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें और इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं इतनी स्पीड पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा आता है, ये भी बुक की एग्जांपल है, 87 × 10⁻⁻10। अब 10⁻⁻10 मीटर जो है इस रेंज में, इस ऑर्डर में हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एक्सरे भी होती है। तो इसका मतलब है माइक्रो पार्टिकल्स के लिए वेव प्रॉपर्टीज जो हैं वो डोमिनेट करती हैं, वेव प्रॉपर्टीज जो हैं रिवील होती हैं। मैक्रो पार्टिकल्स के लिए बहरहाल वेव प्रॉपर्टीज इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर बात की जाए तो सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी, हमसे पूछा जा सकता है दो पार्टिकल स्टेटमेंट में मेंशन कर दे। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल अल्फा है, दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है। कहता है दोनों सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, दोनों के लैम्डास की रेशो क्या होगी? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर दो पार्टिकल सेम मोमेंटम से मूव करें तो उनके लैम्डास की रेशो हमेशा क्या होगी? इट विल बी 1। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास आती है, रेशो ऑफ लैम्डा ही पूछी हुई है। अब उसने क्या मेंशन किया है? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड। तो स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल सेम स्पीड से मूव करें तो इसी वाले रिलेशन को बेसिक को सिंप्लीफाई किया हुआ है, हमारे पास शॉर्टकट बनता है λ1/λ2 इज इक्वल्स टू m2/m1। m2 इज व्हाट? इट इज द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो वेवलेंथ की रेशो यहाँ पे किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल्स टू इनवर्स रेशो ऑफ द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, एक पार्टिकल प्रोटॉन है, उसका मास mp है, दूसरा पार्टिकल मेरे पास जो है वो क्या है? इट इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के अंदर चूंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका अगर टोटल मास में बात करूं तो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा? 4 टाइम्स द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास ऑलमोस्ट जो है प्रोटॉन के बराबर है, तो अल्फा पार्टिकल का टोटल जो मास आ जाएगा 4 mp आ जाएगा। अब अगर मैं रेशो यहाँ से कैलकुलेट करूँ लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा, तो मेरे पास आएगा 4 mp डिवाइडेड बाय mp से कैंसिल, तो रेशो मेरे पास आ जाएगी 4। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कहता है एक बॉल जो है उसको थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड,
स्ट्रेट अपवर्ड उसको अर्थ के साथ 90 डिग्री एंगल पे थ्रो किया गया है, तो उस केस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा लैम्डा वेवलेंथ जो है वो लॉन्चिंग पॉइंट पे और वेवलेंथ की वैल्यू हिटिंग पॉइंट पे याद रखिएगा मिनिमम होगी। वजह बड़ी सिंपल है, लॉन्चिंग और हिटिंग पॉइंट पे स्पीड जो होगी उस बॉल की वो मैक्सिमम होगी। अब अगर स्पीड का रिलेशन हम वेवलेंथ से देखें तो स्पीड का रिलेशन वेवलेंथ से इन्वर्स है, तो स्टार्टिंग और हिटिंग पॉइंट पे क्या होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगी। और अगर पीक वाले पॉइंट पे बात की जाए तो पीक वाले पॉइंट पे वेलोसिटी अमूमन 0 होगी, तो वेलोसिटी 0 होने पे वेवलेंथ की वैल्यू जो है मैथमेटिकली क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम बोलेंगे वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब वो बॉल जो है पीक वाले पॉइंट पे पहुंचती है। हाँ, अगर हमें यहाँ पे बात की जाए एक प्रोजेक्टाइल बॉडी की, तो एक प्रोजेक्टाइल बॉडी को अगर थ्रो किया जाए किसी एंगल पे तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर पीक पॉइंट को एनालाइज किया जाए, ये वाली बात वहाँ पे भी ट्रू होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी स्टार्टिंग और हिटिंग पॉइंट पे। अगर बात की जाए हम पीक वाले पॉइंट पे, तो प्रोजेक्टाइल के केस में पीक वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जो है उसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो नेट वेलोसिटी जो होती है वो बराबर हो जाती है वाई कंपोनेंट के, और ये वेलोसिटी की होती है मिनिमम वैल्यू। तो जब वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन में पीक पॉइंट पे, तो वहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो बहरहाल हमारे पास क्या फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बनी, इट इज़ कि लैम्डा एट पीक पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हुआ करेगा, लैम्डा एट स्टार्टिंग एंड हिटिंग पॉइंट जो है मिनिमम हुआ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था उसके बारे में कन्विंसिंग एविडेंस जो था वो दिया गया था बाय डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया था बाय निकल क्रिस्टल। उनके एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आया था हमारे पास उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, वी को उन्होंने रिप्लेस किया और हमारे पास फाइनल फार्मूला बना लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2m इंटू वी इंटू ई। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर ये कैपिटल वी जो है इट इज़ व्हाट, इट इज़ द पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेलरेट करवाया गया था। और ये वी की अगर बात की जाए तो वी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले को हम फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं h ओवर स्क्वायर रूट 2m और वी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड देख लेते हैं। डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया था बाय वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट, और उन्होंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेरिमेंटल जो उनका फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, दैट टर्न्ड आउट टू बी 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। उन्होंने यही वाली इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है वो ब्रैग्स इक्वेशन से कैलकुलेट की। ब्रैग इक्वेशन में उन्होंने जो चीज़ें ली थी, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा जो लिया था वो 1 था, थीटा की वैल्यू जो स्कैटरिंग एंगल था वो 65 डिग्री था, या ग्लैंसिंग एंगल जो था वो 65 डिग्री था, और निकल की क्रिस्टल के लिए जो स्पेसिंग थी एडजेसेंट लेयर्स ऑफ एटम्स के दरमियान उसकी वैल्यू जो है 0.91 इंटू 10⁻⁻10 थी। ये सारी वैल्यूज उन्होंने ब्रैग्स इक्वेशन में पुट की थी, दैट वाज 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने पे वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड थी वो वेवलेंथ और उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो था वो दोनों मैच कर रहे थे। अब इसको हमने जो है इसमें जस्ट क्या याद करना है, इस वाले टाइप ऑफ इस वाले हमारे पास जो डाटा बैंक है इसमें हम याद कर सकते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया गया था एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन की जो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ और जो कैलकुलेटेड वेवलेंथ थी वो वाली वैल्यू, डी की वैल्यू निकल क्रिस्टल के लिए और थीटा और एम की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, दैट इज पार्टिकल्स को अगर एक्सेलरेट किया जाए विद द सेम पोटेंशियल थ्रू द सेम पोटेंशियल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर पार्टिकल्स को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए तो वेवलेंथ की रेशो कैलकुलेट करने का शॉर्टकट फार्मूला क्या है। ये फार्मूला ऑब्वियसली यहाँ से ही बना है, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला है λ1 ओवर λ2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ मैसेज मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस। तो अगर एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन है, तो उनके करस्पॉन्डिंग हम स्टैट्स यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफिकेशन रेशो मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी
पार्टिकल्स मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हों तो उस केस में हमारे पास शॉर्टकट क्या है वेवलेंथ की रेशो कैलकुलेट करने का, दैट इज स्क्वायर रूट m2/m1। अब हम डिस्कस कर लेते हैं MCQs रिगार्डिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। फर्स्ट MCQ इज एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्टूडेंट्स एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल से। इफ देयर मैसेज आर me एंड mp रिस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स हमसे रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछी गई है, जबकि हमें दिया गया है सेम पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया है। तो अगर सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला था कैलकुलेशन का, वो फॉर्मूला हमारे पास शॉर्टकट ये वाला था। इस फॉर्मूले को अगर यूज़ किया जाए तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, हमारे पास यहाँ पे आएगा λ1 ओवर λ2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट m2 इंटू q2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू q1। अब हमें उसने पूछा है रेशो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ रेशो विद प्रोटॉन की वेवलेंथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 1 वाली जो टर्म्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, 2 वाली सबस्क्रिप्ट्स यूज़ कर लेते हैं प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा mp इंटू आ जाएगा प्रोटॉन का चार्ज e के बराबर होता है डिवाइडेड बाय m1 की जगह me आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों E कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे डेल्टा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्क क्या आया, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन का मैस हम अगर ले लें mp और इसका चार्ज अगर ले लें e, तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा पार्टिकल का मैस क्या आएगा 4 mp आएगा। और अगर हम अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2e चार्ज होता है। अब ये वाली वैल्यूज अगेन उसी फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, हमारे पास आएगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू m2, जो कि m2 वाली बटे वाली टर्म है, ये वाली टर्म्स हैं, ये हमने अल्फा के लिए यूज़ की। तो यहाँ पे आएगा 4 mp मतलब अल्फा पार्टिकल का मैस मल्टीप्लाइड बाय अल्फा पार्टिकल का चार्ज डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का मैस इनटू क्या आ जाएगा प्रोटॉन का चार्ज। e से कैंसिल हो जाएगा, mp से कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा, तो रेशो क्या आएगी 2, और ये वाला 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा, तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2 रेशो 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल हैव सेम एनर्जी। स्टूडेंट सारों की एनर्जी उसने कहा है सेम है, विच वन विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो एनर्जी जब सेम होती है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब उसने बोला काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स की क्या है सेम है, तो लैम्डा का रिलेशन अगर मैं देखूं यहाँ पे तो लैम्डा का मैस के साथ रिलेशन आ जाएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस। तो जिस पार्टिकल का मैस सबसे ज़्यादा होगा उसकी लैम्डा सबसे कम होगी। तो चूंकि यहाँ पे जो गिवन पार्टिकल्स हैं इनमें सबसे हैवी पार्टिकल अल्फा है, तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ फिर क्या होगी शॉर्टेस्ट होगी। हाँ अगर पूछा जाता यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उस पार्टिकल की होनी थी जिसका मैस सबसे कम है। यहाँ पे मैस सबसे कम किसका है इलेक्ट्रॉन का है, तो उस केस में आंसर आ जाना था इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम यूज करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड रादर देन ऑप्टिकल लेंसेज, ये भी एमसीक्यू में याद रखिएगा। ऑप्टिकल लेंसेज टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। लेंसेज के अंदर हम जो है करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे ऑब्जर्व, यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम का बेंड होना और अल्टीमेटली फोकस होना ऑन द स्पेसिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज फ्रॉम 30 किलो वोल्ट टू सेवरल मेगा वोल्ट्स। ये वोल्टेज रेंज भी याद रखिएगा, कितनी वोल्टेज रेंज में हम एक्साइट
इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अ रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 to 1 नैनोमीटर इज पॉसिबल विद 50 किलोवोल्ट माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपेयर टू बेस्ट ऑप्टिकल रेजोनेंस ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर, जो कि हम अचीव कर सकते हैं सिंपल वाली माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो ये पॉइंट भी हमारा कंपैरिजन है बेसिकली बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो दूसरे वाली हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 3 डायमेंशनल इमेजेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इट इज बिकॉज ऑफ द वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी से मुराद कि वेव्स के पास भी 2 टाइप्स का बिहेवियर था, वेव लाइक बिहेवियर और पार्टिकल लाइक बिहेवियर, और पार्टिकल्स के पास भी क्या था, डबल बिहेवियर था, वेव लाइक भी था और पार्टिकल लाइक भी था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की 2 स्टेटमेंट्स हैं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो स्टेट करती है कि किसी भी माइक्रो पार्टिकल के लिए पोजीशन और मोमेंटम जो है इनको साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी से मेजर करना जो है ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद पोजीशन एंड मोमेंटम। अगर हम बात करें फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन की, तो पोजीशन की एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेवलेंथ स्मॉल वाली लाइट यूज करते हैं उस माइक्रो पार्टिकल को विजिबल बनाने के लिए। अब जब लैम्डा स्मॉल हम यूज करेंगे तो लैम्डा स्मॉल के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे उस माइक्रो पार्टिकल पे, लैम्डा अगर स्मॉल होगा तो एनर्जी उस वाले फोटोन की ज्यादा होगी। जब ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन जो है पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल से टकराएगा तो उसका मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब मोमेंटम क्या होता जाएगा, मोर अनसर्टन होता जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए फॉर एक्यूरेट मोमेंटम मेजरमेंट, तो लैम्डा शुड बी लार्ज विच मेक्स द पोजीशन मोर अनसर्टन। अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा पी की वैल्यू स्मॉलर हो, मतलब मोमेंटम की जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होती जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉम्प्रोमाइज किस पे करना पड़ता है, पोजीशन की सर्टेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड इन अ बॉक्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 की मैथमेटिकल फॉर्म है कि अगर हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो कम करने की कोशिश करें, डेल्टा एक्स को डिक्रीज करने के दौरान में हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये वाली हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में स्टेट किया था कि डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ओवर 2 पाई। एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है और इस रेशो को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एच कट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा 1.05 इंटू 10⁻34। सो बैक टू दिस प्रॉब्लम, हमारे पास इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड इन अ बॉक्स ऑफ न्यूक्लियस साइज। हमें ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन करना चाहें हम, तो उसके करस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द या व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली डेल्टा वी इसी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। डेल्टा वी इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन लगा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच कट ओवर क्या आ जाएगा, एम इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, डेल्टा पी को रिप्लेस किया विद एम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। तो यहाँ से डेल्टा वी को सेपरेट कर लिया, डेल्टा एक्स और एम दूसरी साइड पे ले गए। अब इंपॉर्टेंट चीज जो एमसीक्यू में आपने याद रखनी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स जो होगा इट इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो जब भी एमसीक्यूज के अंदर आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो मेंशन करना पड़े, तो याद रखिएगा अगर उसने स्टेटमेंट ऑफ एमसीक्यू में वेवलेंथ मेंशन की है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को सिंपली वेवलेंथ के बराबर ले लिया करेंगे। अगर उसने मेंशन किया है कि किसी माइक्रो पार्टिकल को हमने प्लेस करना है किसी बॉक्स के अंदर, लाइक यहाँ पे हमने प्लेस करना था न्यूक्लियस के अंदर, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो बराबर होगी साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम उस पार्टिकल को प्लेस कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैस की वैल्यू पुट की, इलेक्ट्रॉन का मैस ये आ गया, और चूंकि न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 मीटर होता है,
तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 7.29 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 टू रेस पावर, ये वैल्यू जो है वो गलत लिखी हुई है, ये बुक वाली एग्जांपल से आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा, ये शायद 10 टू रेस पावर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो इलेक्ट्रॉन आएगी अगर उसको न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन किया जाए तो वो 10 टू रेस पावर 10 मीटर पर सेकेंड के मल्टीपल्स में आ रही है, जो कि ग्रेटर देन है स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और एक और चीज़ याद रखिएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में स्टूडेंट्स, यूसीपी दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डोमिनेंट फॉर माइक्रो पार्टिकल्स। मैक्रो पार्टिकल्स के लिए जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एज सच नहीं इतना डोमिनेट करता, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डोमिनेट करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टेटमेंट 2 की, तो जैसे हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ओवर 2 पाए था, जस्ट लाइक दैट हमारे पास डेल्टा ई दैट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल टाइम्स डेल्टा टी इज दैट टाइम स्पैन जिसके दौरान में पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी हम कैलकुलेट करने जा रहे थे, इन दोनों की प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ओवर 2 पाई होगी। मतलब अगर डेल्टा ई की वैल्यू आप कम करें तो डेल्टा टी ज़्यादा होता जाएगा, और डेल्टा टी की वैल्यू अगर कम करें तो डेल्टा ई ज़्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। फर्स्ट एमसीक्यू इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंफर्म्स दैट एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इज कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ न्यूक्लियस, कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ न्यूक्लियस, कैन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ओनली एज अ वेव। अभी हमने ये बात डिस्कस भी की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर हो जाती है अगर वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता होता। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल if the position of a particle is certain then its momentum will be। this is very simple, जितनी पोजीशन को हम सर्टन करते जाएंगे उसका मोमेंटम क्या होता जाएगा, अनसर्टन होता जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बीटा। सो दैट इज